हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं हर्शी एंड चेस के ट्रांसट्रक्शन प्रिंसिपल को कि उसने किस तरह से ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्ली 90s की, और उस वक्त बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट पेश किए ये पता चलाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या है, डीएनए है या प्रोटीन। और बाद साइंटिस्ट तो आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल वो कह रहे थे कि हो सकता है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, जिनमें से हमारे पास जो सब एक वीडियो जिस पर मैंने बनाई हुई है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर। तो उसने अपने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्रिफिथ ने बताया था कि हमारे पास डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि उस वक्त जो सी साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसको ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट इतना रिलायबल नहीं लगा, और उन्होंने क्वेश्चंस भी अरेज किए कि डीएनए कैसे हो सकता है जेनेटिक मटेरियल। तो उसके पेश नज़र बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट आगे भी पेश किए, जिनमें से जो कि 100% रिलायबल हमारे पास जो सा एक्सपेरिमेंट था वो था हर्शी एंड चेस का ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। तो आज इस पार्टिकुलर हम वीडियो में इस हर्शी एंड चेस के ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल को देखते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, और ये एग्जाम्स में भी पूछा भी जाता है, और ईटा और नीट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसको गौर से देखना है और वीडियो को भी आखिर तक देखना है। तो इसने हम देखते हैं हर्शी एंड चेस के ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल को। तो हमारे पास जो सा डीएनए था, आपको पता है कि वो बायोलॉजिस्ट को जब पता चला कि डीएनए भी कोई चीज़ होती है, वो थी हमारे पास डेट उसकी जिसमें डीएनए नोन हुआ, वो था 1969 में। बायोलॉजिस्ट को पता चल गया कि डीएनए भी सेल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटीरियल है या नहीं है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। तो हर्शी एंड चेस ने सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसडक्शन क्या चीज़ है। तो ट्रांसडक्शन क्या आता है? द इंसर्शन ऑफ नेकेड डीएनए इनटू द बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेजेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। यानी किसी भी सोल्यूशन में से बैक्टीरिया के अंदर हम जब नेकेड डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो वो जब वायरसेस की मदद से, बैक्टीरियोफेजेस की मदद से हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ, आप अच्छे तरीके से इसको समझ लें कि किसी भी नेकेड डीएनए का ट्रांसफर करें हम किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, और वो विद द हेल्प ऑफ वायरसेस हो, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब हर्शी एंड चेस ने क्या किया कि हमारे पास उसने वायरसेस लिए, और वो वायरसेस लिए जो कि जिनका होस्ट हमारे पास बैक्टीरिया था, और उन वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफाजिस, यानी जिनका होस्ट बैक्टीरिया हो, जो कि बैक्टीरिया के अंदर अपनी मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वायरसेस हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, और क्योंकि वायरसेस इतनी एडवांस ऑर्गेनिज्म नहीं है और उनके अंदर इतना हाई किस्म का मेटाबॉलिज्म भी नहीं पाया जाता है, तो लिहाजा ये जो से वायरसेस हैं ये हमारे पास लिविंग करेक्टर जो सा है सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ही जाहिर करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। और जबकि ये किसी भी अपने होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं, यानी ये डेड होते हैं, ये अपनी मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर नहीं करते। तो अब ये साइंटिस्ट जो से थे, इन्होंने बैक्टीरियोफाजिस को चूज़ किया इस प्रोसेस के लिए, और बैक्टीरियोफाज की भी जो सी इन्होंने टाइप ली, वायरस ली हमारे पास, वो थे T2 फाजिस, जो कि हमारे पास टेवन सीरीज़ के वायरसेस हैं, और ये टेडपोल शेप के होते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने ज़ाहिर की है। अब ये जहाँ जो सा अंतर मैंने यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल ज़ाहिर किया डीएनए है, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ आज के ज़माने की, क्योंकि हमें पता चल गया है अब कि डीएनए ही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन उस वक्त के लिहाज से उस वक्त हमें साइंटिस्ट को पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या नहीं है। तो ये आपने समझना है कि ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए टेडपोल शेप बनाई है, और इसके अंदर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल शो किया है, लेकिन उस वक्त ये पता नहीं था। तो अब उसने जो सा बैक्टीरियम लिया इस प्रोसेस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो उसने लिया ईकोलाई। क्योंकि ईकोलाई आपको पता है कि कॉमन हमारे पास बैक्टीरिया है, इसको आसानी से हमें ये मिल भी जाता है, और इसको हम आसानी से लेबॉर्ट्री में भी कल्चर कर सकते हैं। तो इसने ये ईकोलाई हमारे पास लिया इस प्रोसेस के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि और चीज़ें ली, वो थी हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन्होंने लिए। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन्होंने जो से लिए वो थे, एक थी हमारे पास सल्फर 35, जबकि दूसरा था हमारे पास फास्फोरस 32। पता है आपको कि सल्फर जो से नॉर्मल सल्फर है वो होती है हमारे पास सल्फर 32, जबकि इन्होंने जो सी रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया सल्फर का, वो था हमारे पास S35। अब ये S35 या P32 ही इन्होंने क्यों लिया? अब इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि प्रोटीन
और इन्होंने इन्होंने ये कंक्लूजन निकालना है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए। तो इसके लिए इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को ट्रांसफर करने के लिए उसके लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिए। अब क्योंकि आपको पता है कि सल्फर जो सा है वो हमारे पास अमाइनो एसिड का एक मेन कंपोनेंट है, और अमाइनो एसिड्स ही हमारे पास मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और जो अमाइनो एसिड हमारे पास दो मेन टाइप है अमाइनो एसिड की जिनमें ये सल्फर पाया जाता है, एक है हमारे पास गैसेस्टीन और मेथानिन जिनमें ये सल्फर पाया जाता है। तो लिहाजा इन्होंने प्रोटीन के लिए हमारे पास सल्फर 35 ली, जबकि फास्फोरस आपको पता है कि डीएनए का हमारे पास मेन कंपोनेंट है। तो लिहाजा इन्होंने डीएनए के लिए फास्फोरस 32 लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, ये पूछना तो आपसे सही है लेकिन मैं खुद ही आपका इसका आंसर भी दे देता हूँ कि हमारे पास ये एग्जाम्स में भी पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत दफ़ा कि हर्ची एंड चेस ने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन क्यों नहीं ली, इन्होंने ये ही क्यों ली। अब इसका आंसर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो सी है वो हमारे पास, आप सिंपली इस तरीके से समझ लें कि नाइट्रोजन हमारे पास प्रोटीन में भी पाई जाती है जबकि डीएनए भी पाई जाती है नाइट्रोजन। तो लिहाजा इस वजह से उसने नाइट्रोजन को यूज़ नहीं किया, नाइट्रोजन के आइसोटोप को यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर वो नाइट्रोजन को यूज़ करता तो उसको ये पता ना चलता कि रेडियो एक्टिविटी के इस फैक्टर को ट्रांसफ़र कौन कर रहा था, और उसके लिए ये मुश्किल होता कंक्लूजन निकालना कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए। तो लिहाजा इसलिए उसने सल्फर 35 जबकि फास्फोरस 32 को एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया। अब उसने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इस जगह पर वो नहीं आ सकता। तो अब हम देखते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या। अब उसने दो कल्चर मीडियम हमारे पास लिए। पहला लिया उसने कल्चर मीडियम 1, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, कल्चर मीडियम 1, और दूसरा इसने लिया कल्चर मीडियम 2। दो इसने मीडियम लिए। अब इसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले कल्चर मीडियम ने इसने क्या किया कि सल्फर 35 थी, इस कल्चर मीडियम ने उसने कंपोनेंट के तौर पर यूज़ किया। यानी इस मीडियम को बनाने के लिए जो से इसने कंपोनेंट रखे उसमें सबसे पहले इसने लिया सल्फर 35। सल्फर 35 इस सोल्यूशन में उसने ले लिया, जबकि दूसरे मीडियम ने इन्होंने ले लिया हमारे पास फास्फोरस 32 के आइसोटोप। ये दो आइसोटोप इन्होंने मुख्तलिफ कल्चर्स में लेकर, और अब इसने क्या किया कि इस कल्चर मीडियम 1 में इसने इस सल्फर 35 के साथ हमारे पास इंजेक्ट किया, इसमें ट्रांसफ़र किया ई कोलाई को, ई कोलाई इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, और साथ ही इसने यहाँ पर T2 फाजिस को भी इंसर्ट कर दिया। T2 फाजिस सेम दूसरे मीडियम में इन्होंने किया कि ई कोलाई को भी इंजेक्ट कराया और साथ में इसने T2 फाजिस को भी इन्फेक्ट किया। अब क्योंकि ये जो उनसे वायरसेस हैं T2 फाजिस, इन्होंने जाके इस बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करना है, इस बैक्टीरिया को अपनी मल्टीप्लिकेशन को शो करना है। और आपको पता है कि ये जो सा सल्फर और फास्फोरस का जो सोर्स है वो क्योंकि मीडियम से ही है, तो लिहाजा इन T2 जो से फाजिस हैं जब कल्चर के इख्तिताम पर जब हम मिलेंगे हमें मल्टीप्लिकेशन करके, तो उनमें ये सल्फ़र पाया जाएगा सल्फ़र 35, और सेम यहाँ पर इन T2 फाजिस में फास्फोरस 32 पाया जाएगा। तो लिहाज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब कल्चर मीडियम को हम ग्रो करेंगे तो ये ई कोलाई जब यहाँ पर इनके अंदर ये T2 फाजिस इन्फेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ये अपनी मल्टीप्लिकेशन शो करेंगे, और क्योंकि इनको अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोटीन या बनाने के लिए अपनी प्रोटीन बनाने के लिए सल्फ़र ज़रूरी है, तो लिहाजा ये सल्फ़र कहाँ से लेंगे, मीडियम से तो लेंगे। तो लिहाजा ये जब मीडियम से लेंगे तो इनके अंदर जो सी सल्फ़र पाई जाएगी वो यही सल्फ़र 32 ही पाई जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास ये T2 जो से फाजिस हैं वो उनके अंदर हमारे पास सल्फ़र 35 पाई जाएगी, जबकि सेम यहाँ पर ये जो से T2 फाजिस अगेन जिस वक्त ग्रो करके मल्टीप्लिकेशन में दूसरे मीडियम में आएंगे तो इनके अंदर फास्फोरस 32 पाया जाएगा विद फास्फोरस 32। अब ये दो हमें लेबल्ड वायरसेस मिल गए। एक वायरसेस वो हैं जिनमें हमारे पास सल्फर 32 पाया जाता है, जबकि दूसरे वायरसेस हमारे पास फास्फोरस 32 वाले हैं। अब इन्होंने आगे क्या किया कि जब इन्होंने एक नए तरीके जब ये इनको ये
एक्सपेरिमेंट से, इस मीडियम से, इन दोनों मीडियम से दो मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास वायरसेस मिल गए जिनमें अलग अलग रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए गए। तो इन्होंने क्या किया कि अगेन सबसे पहले उन्होंने T2 फेजेस जिनमें हमारे पास सल्फ़र 35 मौजूद था, उन्होंने इसको लिया और एक फ्रेश इकोलाई ली जिनमें इसने इन्फेक्ट कर दिया। तो इन्होंने इस T2 फेजेस को इन्फेक्ट किया इनटू अ फ्रेश इकोलाई। जब इन्होंने इस T2 फेजेस को इन्फेक्ट किया फ्रेश इकोलाई में, तो क्योंकि जब आपको अगर मैं यहाँ पर समझाऊँ डायग्राम की मदद से, तो आप ये समझ लें मिसाल के तौर पर कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर उसका ये जेनेटिक मटीरियल हमारे पास मौजूद है। जब उन्होंने इंजेक्ट किया इस T2 फेजेस को, तो आपको पता है कि ये T2 जो से फेजेस हैं, इनका जो सा बाहर वाला हिस्सा है कैप्सिड है, क्योंकि ये तो अंदर नहीं जाता, सिर्फ इनके अंदर जो सा जेनेटिक मटीरियल होता है वो ही अंदर जाता है। तो लिहाजा इन्होंने इस कैप्सिड को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि इस सोल्यूशन को ब्लेंडर में डाला और ब्लेंडर में इन्होंने मिक्स करके इसको एजिटेट किया, यानी इसको हलाया अच्छे तरीके से। जब हलाया तो ये जो सा कैप्सिड था हमारे पास इस T2 फेजेस का, ये यहाँ से अलहदा हो गया और यहाँ पर इसके अंदर जो सा जेनेटिक मटीरियल था वो हमें अभी तक नहीं पता कि वो DNA है या प्रोटीन है, वो यहाँ से इंजेक्ट हो गया अंदर बैक्टीरिया के सेल के अंदर। जब ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट हो गया तो ये बैक्टीरिया के सेल के साथ यहाँ पर इसने कम्बिनेशन की और आगे मल्टीप्लिकेशन की, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो अब इसी तरह सेम इसने ये किया कि हमारे पास T2 फेजेस लिए जिनमें हमारे पास फास्फोरस 32 पाया जाता था, उसने इनको लिया और अगेन इनको फ्रेश इकोलाई ली और उसमें इंजेक्ट करवाया और सेम ऐसे ही फिनोमेना हुआ और उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया। अब आगे उसने क्या किया कि जब अगेन इसने एजिटेशन की, मिक्स किया इसको, तो यहाँ से कैप्सिटिन के साथ जो सा था वो अलहदा हो गया और इनके जो सा जेनेटिक मटेरियल था वो अंदर ट्रांसफ़र हो गया। जब अंदर ट्रांसफ़र हुआ तो जब हमने इन दोनों मीडियम्स को ग्रो किया, तो जब ग्रो किया तो इन बैक्टीरिया ने, जाहिर बात है बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब इस बैक्टीरिया के साथ ये बैक्टीरिया फाज के जेनेटिक मटेरियल मिला तो इसने अपनी भी मल्टीप्लिकेशन की। जब मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस हमारे पास प्रोड्यूस हो गए, पाए गए। अब इन बैक्टीरियोफेजेस जो से हमें मिली, इससे अब पता लगाना था कि रेडियो एक्टिविटी को किसने ट्रांसफ़र किया। अब उस वक्त साइंटिस्ट ने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के ज़रिए से ये ज़ाहिर किया, ये पता किया कि हमारे पास ये जो उनसे T2 फेजेस थे सल्फ़र के, इनमें जब ने हमारे पास इस बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन से जो उनसे वायरसेस बने हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो कि ने हमारे पास T2 फेजेस निकले, उनमें क्योंकि रेडियो एक्टिविटी नहीं पाएगी, यानी उसमें सल्फ़र नहीं पाया गया, नो रेडियो एक्टिविटी। यानी इसे उन्होंने कंक्लूड निकाला कि वो बैक्टीरियोफेजेस जो कि जिनमें सल्फ़र 35 हमने इंजेक्ट किया था, जब वो बैक्टीरिया के अंदर गए, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर की, तो जिस वक्त वो नए हमें बैक्टीरियोफेजेस के वायरसेस मिले तो उनके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, यानी उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के इस प्रोसेस को ट्रांसफ़र ही नहीं किया। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि हमारे पास प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब सेम जब उन्होंने टेक्निक की, सेंट्रीफ्यूगेशन की दूसरे मीडियम पर, तो उनको ये पता चला कि हमारे पास जो कि हमारे पास नए आगे से T2 फेजेस हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से, तो उन्होंने उसमें देखा कि हमारे पास रेडियो एक्टिविटी पाएगी, यानी उसमें हमारे पास फास्फोरस 32 पाया गया जो कि उसने ट्रांसफ़र किया इस रेडियो एक्टिविटी के फैक्टर को। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस जो कि डीएनए का हमारे पास मेन कंपोनेंट है, उसने रेडियो एक्टिविटी को ट्रांसफ़र किया है, तो लिहाजा यहाँ से साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, हर्ची एंड चेस ने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। अब मैं दोबारा से आपसे जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कल्चर मीडियम लिया, उसमें उन्होंने सल्फ़र 35 को एक मीडियम में उन्होंने मेन कंपोनेंट लिया, जबकि दूसरे मीडियम में उन्होंने फास्फोरस 32 आइसोटोप को लिया। जब इन दोनों कंपोनेंट्स को, सोल्यूशन को इन्होंने मीडियम में रखा अलग अलग, तो उन्होंने इन दोनों मीडियम में ई कोलाई को
भी साथ में डाला। जब ई कोलाई को डाला तो साथ में इन्होंने T2 फाजिस को भी इंजेक्ट किया, जिन्होंने जाके अंदर ई कोलाई में इन्फेक्शन जाहिर किया। और उनके अंदर क्योंकि ये सोर्स जो सा सल्फ़र का था, वो सल्फ़र और फास्फोरस का ये मीडियम से ही था, तो लिहाजा इन दोनों के अंदर फिर जो कि नए हमारे पास फाजिस बने, उन दोनों के अंदर ये सल्फ़र 35 और फास्फोरस 32 पाया गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन दोनों मीडियम से इन जो कि उन्होंने नए वायरसेस हासिल किए, जिनमें दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए गए, एक में 32 और दूसरे में 35 सल्फर। तो उन्होंने सबसे पहले T2 फाजिस विद सल्फर 35 को लेकर फ्रेश ई कोलाई में इंजेक्ट किया। जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो उसके इर्द गिर्द, क्योंकि कैप्सिड तो वहीं पर रहा और सिर्फ जेनेटिक मटीरियल अंदर ट्रांसफ़र हुआ T2 फाजिस का, तो लिहाजा उन्होंने इस कैप्सिड को यहाँ से हटाने के लिए, इस प्रोटीन कोड को यहाँ से हटाने के लिए उन्होंने ब्लेंडर में डाला इसको, और इस सोल्यूशन को, और ब्लेंडर में उन्होंने सही एजिटेट किया इसको। एजिटेट का मतलब है कि उन्होंने इसको हलाया। जब हलाया तो ये कैप्सिड वहाँ से रिमूव हो गया, और ये जो उनका जेनेटिक मटीरियल के अंदर था, जो कि हमें नहीं पता था DNA है या प्रोटीन, वो अंदर इंजेक्ट हो गया। जब अंदर इंजेक्ट हुआ तो जिस वक्त हमने इस मीडियम को ग्रो किया, तो आगे जाके ये हमने देखा कि ये जो उनसे बैक्टीरिया थे, इन्होंने इस बैक्टीरियोफाजिस के जेनेटिक मटेरियल के साथ कम्बिनेशन से एक मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर की। जब मल्टीप्लिकेशन ज़ाहिर की तो लिहाजा इसी बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास बहुत सारे T2 फाजिस और बने। जब T2 फाजिस बने तो साइंटिस्ट ने सेंट्रीफ्यूगेशन के टेक्निक से ये देखा कि हमारे पास T2 फाजिस जो से नए बने हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी ज़ाहिर नहीं हुई। लिहाजा उन्होंने कंक्लूड किया कि प्रोटीन हमारे पास जेनेटिक मटीरियल नहीं है। सेम इसी तरह उन्होंने T2 फाजिस विद फास्फोरस 32 इंजेक्ट किए फ्रेश ई कोलाई में, और जब फ्रेश ई कोलाई को उन्होंने ग्रो किया तो वहाँ पर अगेन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हुई उनके अंदर, और हमारे पास नए T2 फाजिस निकले, वायरसेस बने, जिसमें उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिविटी का फैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि हमारे पास फास्फोरस DNA का मेन कंपोनेंट है, तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पर ये कंक्लूड किया कि DNA ही हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो ये एक 100% रिलायबल हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उस वक्त कि जेनेटिक मटीरियल हमारे पास DNA है, ना कि प्रोटीन। उसके बाद 1953 में वाटसन और क्रिक का मॉडल भी आ गया DNA का स्ट्रक्चर समझाने के लिए। तो इस तरह से इस होल प्रोसेस में साइंटिस्ट ने, हर्शी एंड चेस ने ये कंक्लूजन दिया 1952 में कि हमारे पास DNA ही जेनेटिक मटीरियल है, ना कि प्रोटीन। तो आज की ये होल वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहीं से भी इस वीडियो में समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को वहीं पर पॉज कर दें और रिवाइंड करके अगेन वीडियो को देख लें। अच्छे तरीके से गौर से सुनिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।